प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मेरठ की जनसभा में बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन। मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है और हमारी कार्य संस्कृति क्या है? हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। और इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। नमो भारत या मेट्रो सेवा, दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सबने मुझे दिया था और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मेरी स्कूल कॉलेज के अनेक युवाओं से और अन्य यात्रियों से बातचीत हुई है। सबका यही कहना था कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी और सबके सब लोग वो पुराने दिनों को याद कर रहे थे और खास तौर पर बहनों बेटियों ने मुझे बताया कुछ साल पहले तक शाम होते ही पूरे रूट में सन्नाटा छा जाता था। यहां डर और भय का माहौल होता था। अब एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है और दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है। और साथियों, मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल से ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक भी बनी है। इसमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोल स्टाफ, ऐसे अधिकतर काम में हमारी बेटियां ही कार्यरत है, बेटियां ही नेतृत्व कर रही है। मैं आप सभी को, उत्तर प्रदेश को और दिल्ली वासियों को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा और मेरठ मेट्रो के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक विशेष नाता रहा है। जब 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए,
और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई। मेरठ के आप लोगों ने, यहां के किसानों ने, उद्यमियों ने, लघु उद्योगों से जुड़े श्रमिकों ने, कारीगरों ने, दुकानदारों ने मुझे हमेशा बहुत आशीर्वाद दिया है। और साथियों, मैंने तब भी कांग्रेस और सपा बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए और आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं। साथियों, इन दलों ने तो अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली, लेकिन भाजपा ने विकास और अपनी नीति रीति, अपनी नियत में अगर एक बात को सर्वोपरि रखा तो वो है विकास, देश का विकास। इसका एक उदाहरण हमारी मेट्रो भी है, मेरठ मेट्रो भी है। साथियों, 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के दर्जनों शहरों तक मेट्रो पहुंची, क्योंकि भाजपा सरकार देश की जनता को सुविधा देना चाहती है। देशवासियों को हाई स्पीड, जाम और प्रदूषण से मुक्त सुविधा, ऐसे हर प्रकार की व्यवस्था देना चाहती है। इसलिए आज नमो भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। साथियों, कांग्रेस सपा की जब दिल्ली में सरकार थी तब ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि तब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स घोटालों में ही गुम हो जाते थे। मेट्रो जैसी और उससे जुड़ी अधिकतर टेक्नोलॉजी भी हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी।
हमने घोटाले भी बंद किए और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया, क्योंकि भाजपा की प्राथमिकता देश का विकास है, देशवासियों की सुविधा और समृद्धि है। आप यही देखिए, मेरठ वासियों का, पश्चिम यूपी वासियों का जीवन कैसे बदलने वाला है। सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ, इन स्टेशनों पर भारतीय रेल, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा गया है। देश में ये पहली बार हो रहा है जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप शहर के भीतर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ जा सकते हैं। इससे मेरठ के आप जैसे हजारों साथियों को फायदा होगा, जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, अन्य कामकाज के लिए रोजाना दिल्ली आते जाते हैं। जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं और जिनका घर मेरठ में है, उनके लिए अब दिल्ली में किराए के घर में रहने की मजबूरी भी खत्म हुई है। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, उससे आपका पैसा भी बचता है और युवाओं को रोजगार भी मिलता है। यहां पश्चिम यूपी में ही देखिए कैसे नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट जब बनते हैं तब भी रोजगार मिलते हैं और बाद में नए उद्योग लगते हैं, नए कारोबार आते हैं, उससे भी रोजगार पैदा होते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की ये धरती तो श्रम की धरती है, ये सृजन की धरती है। यहां के किसान हो, पशुपालक हो, छोटे लघु उद्यमी हो, बुनकर शिल्पकार हो, ये सभी विरासत और विकास के मंत्र को साकार कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत का सामर्थ्य बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश के इन सभी साथियों को भी फायदा होता है। साथियों, आप आजकल देख रहे हैं कि दुनिया के प्रति और दुनिया के लोगों के मन में भारत के प्रति कितनी आस्था है, लोग कितने आशावान हैं। दुनिया के अनेक विकसित देश आज भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार चाहकर भी विकसित देशों के साथ
समझौते नहीं कर पाती थी, क्योंकि तब घोटालों के लिए बदनाम कांग्रेस सरकार से समझौते करने में दुनिया को हिचक होती थी। लेकिन आज विकसित देश भारत के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उनको भारत के विकास में अपना भविष्य दिखता है। उनको भारत की युवा शक्ति में उम्मीद दिखती है। आज दुनिया को लगता है कि भारत वो ताकत है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान दे सकता है। साथियों, बीते वर्षों में भाजपा की सरकार ने जो वैश्विक समझौते किए, उससे लघु और कुटीर उद्योगों से जुड़े लोगों को भी बहुत फायदा होगा। इसका फायदा मेरठ के स्पोर्ट्स का सामान बनाने वालों को होगा। मेरठ की ही कैंची, खुर्जा की क्रॉकरी, मुरादाबाद का पीतल, बागपत का होम फर्निशिंग उद्योग, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, लेदर, टेक्सटाइल, ज्वेलरी से जुड़े उद्योग, ऐसे हर लघु और कुटीर उद्योगों को इन समझौतों का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भाजपा की प्राथमिकता देश के छोटे बड़े शहरों के सामर्थ्य को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का है। यूपी के अलग अलग जिलों की पहचान बढ़ाना है। साथियों, हमारा मेरठ और ये पूरा क्षेत्र लघु उद्योगों का, एमएसएमई का बहुत बड़ा सेंटर है। इस वर्ष जो केंद्र सरकार का बजट आया, उसमें हमने लघु उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड की घोषणा की है। इससे यूपी के एमएसएमई को लोन मिलना बहुत आसान होने जाएगा। बजट में हमने कपड़ा उद्योग के लिए, बुनकर समाज के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा की है। इससे खादी, हैंडलूम, हस्तशिल्प को विश्व बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, पहले छोटे कारीगर केवल 10 लाख रुपए तक का सामान कुरियर से भेज सकते थे। अब यह सीमा पूरी तरह हटा दी गई है। इससे मेरठ सहित यूपी के सभी बुनकर और अन्य छोटे उद्यमी ऑनलाइन ऐप के जरिए अमेरिका या यूरोप के ग्राहकों को भी अपने प्रोडक्ट आसानी से बेच पाएंगे। साथियों, मेरठ, हापुड़ और आसपास के इस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी के विजन को शुरुआती दिनों से देखा है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य रहा कि हमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। भाजपा की डबल इंजन सरकार उनके विजन पर चलते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लगातार काम कर रही है। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग पर बहुत बल दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी छोटे किसानों के बहुत काम आ रहा है। अब तक यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग
95,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें मेरठ के किसानों को भी लगभग 800 करोड़ रुपए मिले हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं।
कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना, उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है।
फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े रहकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भाजपा सरकार के लिए देश का विकास, यूपी का विकास सर्वोपरि है। लेकिन आप याद करिए, 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। यूपी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बढ़ा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। साथियों, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो व्यापार, कारोबार और दुकानदारी के लिए भी माहौल बनता है। इसलिए आज यूपी की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कल ही मुझे यूपी की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इस सेमी कंडक्टर फैक्ट्री के बनने से यूपी का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे यहां नए निवेश, नए रोजगार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए काम करती रहेगी। यूपी विकसित होगा
तो ही भारत विकसित होगा। एक बार फिर आप सभी को नमो भारत ट्रेन और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं। मेरे साथ बोलिए वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे मेरठ की रैली से। उन्होंने नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है, रैपिड ट्रेन का, मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया। अवसर ये था, लेकिन इसमें उन्होंने दो हिसाब बराबर किया आज, और बहुत जोरदार तरीके से। एआई समिट में कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के वर्कर्स का नंगे बदन प्रदर्शन। प्रधानमंत्री ने कहा तुम्हारी असलियत हम जानते थे, कपड़े क्यों उतारे, असलियत तो हम जानते थे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी देश पर बोझ बन गई है। जो एआई समिट था वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, वो देश का कार्यक्रम था, और वहां गंदी नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस वैचारिक रूप से दिवालिया हो गई है, कांग्रेस के नेताओं ने यह सब कराया। और फिर उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हो तो लोगों का दिल जीतो पहले। ये सीधा राहुल गांधी पर हमला था। फिर उन्होंने वो पार्लियामेंट वाली बात का भी जिक्र किया कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरना, और वो भी महिला सांसदों को आगे भेजकर, क्या इतने खोखले हो गए हो कि महिलाओं को आगे करके लड़ाई लड़ना चाहते हो। ये बात भी उन्होंने कही। और उन्होंने खास तौर पर कांग्रेस और विपक्ष का भेद करने की बात कही। मीडिया पर भी आज उन्होंने टिप्पणी की, कहा कि ये मत कहिए कि मोदी ने विपक्ष के लिए कहा, मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूं। विपक्ष के लोगों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। एआई समिट में जो जाकर यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने किया था, उन्होंने कई पार्टियों की उसमें नाम लिए। उन्होंने कहा उसमें टीएमसी ने उसका समर्थन नहीं किया, बसपा ने उसका समर्थन नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका समर्थन नहीं किया। इनका नाम उन्होंने लिया, सपा का नाम नहीं लिया, क्योंकि सपा पर आगे बात करनी थी और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है तो सपा को धोना था। हालांकि अखिलेश यादव ने भी उसका साथ नहीं दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि मीडिया जनरलाइज कर देता है, मैं कुछ बात कहता हूं तो कि मैंने विपक्ष के लिए कहा। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के लिए कहता हूं। ये कांग्रेस की करतूत है जो एआई समिट के अंदर देखने को मिली है। तो आज बहुत तेवर में भी थे और गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे प्रधानमंत्री, खासतौर पर जो एआई समिट में हुआ उसको लेकर के। समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो भाषण दिया उसमें विपक्ष को बहुत बताने की कोशिश की कि भाई ये कांग्रेस का, वही गलती कर रहे हैं। फिर विपक्ष नहीं कहा उन्होंने, नहीं उन्होंने कहा विपक्ष मत नहीं, तो विपक्ष ये कहा कि कांग्रेस का बोझ आप अपने ऊपर लेकर मत चलो, ये उन्होंने बताया। विपक्ष ने समझाया कि भाई कांग्रेस तो डूबेगी, मतलब उनके कहने का तात्पर्य था कि कांग्रेस तो डूबेगी, आपको पे ले डूबेगी। कांग्रेस की ये जो गंदी और नंगी राजनीति रही है इसका आप समर्थन मत कीजिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में और संकेतों में विपक्ष को संदेश दिया है कि इंडिया गठबंधन में जब तक कांग्रेस रहेगी कांग्रेस तो डूबेगी, आपकी भी कहीं सत्ता में आने की संभावना बनती होगी तो कांग्रेस उससे भी पलिता लगा लेगी। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष की पार्टी जितने जल्दी कांग्रेस से पीछा छुड़ा ले उतना विपक्ष के राजनीति के लिए ठीक रहेगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया गठबंधन को संकेत दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों में किस तरीके से काम होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पहले की सरकार विकसित भारत के लिए विजन भी नहीं रख पाती थी, कोई फैसला कर नहीं पाती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम फैसलों का जिक्र किया, बताया कि आता हूं पहले ये एआई वाली बात पूरी कर ले। आपने ठीक कहा कि उन्होंने ये ऑपोजिशन को एक तरीके से संकेत दिया है, कांग्रेस से अलग करने का प्रयास किया कि इनकी करतूतें, नाम तुम्हारा भी जुड़ जाता है साथ में। और ये बात तो सही है ना, समाजवादी पार्टी, मायावती, टीएमसी, सबके नेताओं ने जो कहा, ये यही कहा कि जगह का चुनाव गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को एआई समिट में जाकर के। अगर ये बात इतने उन तमाम लोगों को जो मोदी विरोधी हैं, अब टीएमसी की कोई कम बैर नहीं है नरेंद्र मोदी या भाजपा से जो कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, वही तरीके, ये जगह ठीक नहीं थी करने की। तो ये बेसिक बात कांग्रेस को क्यों समझ में नहीं आ रही? आज मुझे किसी ने, एक सीनियर आदमी ने, एक जर्नलिस्ट ने एक मैसेज लिखा हुआ था, उनका एक कहना था, बता रहे थे, ट्विटर पर लिखा हुआ था कि ये कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को नहीं मालूम था कि ऐसा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस करने वाली है। फिर उसके बाद जब हुआ तो कांग्रेस के लोग भी अवाक थे कि अरे ये क्या हो गया, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ देर मंथन करने के बाद ये फैसला हुआ, अब जो हुआ सो हुआ, अब इसका तो साथ ही देना पड़ेगा, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। क्यों नहीं पीछे हट सकते थे? ये क्या मजबूरी थी कि कुछ गलती कर दी है तो गलती को जस्टिफाई करो? कांग्रेस उसको जस्टिफाई करने लग गई।
तो ये तो दिख ही रहा है। और अखिलेश यादव ने अपनी बात की शुरुआत, हमने आपको सुनाया, शुरुआत मोदी की आलोचना से की। कुछ काम नहीं हुआ सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने जो किया वो भी ठीक नहीं था। तो ये प्रधानमंत्री आज कह रहे थे। अखिलेश जी, हर्षवर्धन जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो विपक्ष से नहीं कह रहे हैं, वो देश से बात कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष में किसको क्या करना है वो हर कोई अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन के लिहाज से कांग्रेस के साथ वही व्यवहार करता है। जब उसको लगता है कि आज कांग्रेस को थोड़ा पीटना है तो पीट देता है, जब अवसर लगता है तो कहता है नहीं नहीं हमारा तो गठजोड़ है। कभी कहता है केंद्र के लिए, कभी कहता है राज्य के लिए, कभी कहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, यहां तक कि ओवैसी तक जुबली हिल से लेकर और जगह कांग्रेस के साथ खड़े, तो वो मसला नहीं है। और पीएम कभी विपक्ष या दूसरे नेताओं से बात भी नहीं करते। पीएम का एजेंडा बड़ा क्लियर रहता है। देश में इस बात पर चर्चा हो रही है, क्या विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो कमाल है, कुछ टीवी के एंकर और कुछ मीडिया में भी अपने साथी हैं, वो इसको कह रहे हैं कि लोकतंत्र में प्रदर्शन अपरिहार्य होता है। अब वो झूठ भी बोलते हैं। दुनिया के किसी बड़े इवेंट में कोई डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं होता है। बाहर प्रदर्शन यहां भी कर सकते थे, हर जगह कर सकते हैं। भारत में अभी प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एआई समिट के बीच में जाना, देश को वो कैसे दिखे, कैसे दिख रहा है और उस फीडबैक के आधार पर आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, देश इसको बहुत नीच हरकत मानता है। प्रधानमंत्री उसको और अच्छे से रेखांकित कर रहे हैं, पहला। दूसरा, इस हरकत में राहुल कांग्रेस यानी सीधे राहुल गांधी की मर्जी से राहुल कांग्रेस के कार्यकर्ता अर्धनग्न हो गए, दूसरी विपक्षी पार्टियों की कोई भूमिका नहीं। तीसरा, कांग्रेस के भीतर भी बड़ा वर्ग है जो ऐसी नीच हरकतों से उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री उसको पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये बातें आती हैं तो आप उसको यूं समझिए, जब चौराहे पर मोहल्ले में लोग बात करें, कहेंगे यार पीएम बात तो ठीक कर रहे थे। आखिर ये बताइए, क्या विरोध प्रदर्शन और कैसे नहीं हो सकता था? क्या देश में और सारे तरीके बंद हो गए थे? क्या किसी को बोलने की आजादी नहीं है? सर इतना ना, सवाल यह है, क्या कांग्रेस की लीडरशिप की जानकारी में होते हुए हुआ? और अगर नहीं हुआ तो बाद में इसको जस्टिफाई क्यों किया? ये बात राहुल गांधी की जानकारी में हुआ है। राहुल गांधी जो पीएम इज कंप्रोमाइज्ड वाला बैनर पोस्टर बनवाए थे, उसी से ये प्रिंट छपा है। वो ठीक है, आप मानते हैं कि ये प्रदर्शन भी राहुल को मालूम था कि हो रहा है? बिल्कुल मालूम था, और क्या बिना मालूम ये हो सकता। और जिनको नहीं मालूम था वो इससे बच रहे थे, लेकिन बाद में क्या करें, मजबूरी है। पूरी कांग्रेस अवाक थी। बाद में तो ऐसे डायलॉग लेके आई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने, ऐसे डायलॉग मारे कि ये क्यों नहीं बोले, वहां क्यों नहीं बोले। नहीं, तो फिर उसके बाद जब अंदर से मिल गया मसाला तो ठीक है। देखिए, राहुल गांधी जी को जानकारी थी कि नहीं थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं थी जानकारी तो बाद में उसको साफ कर सकते थे कि भाई हम इसमें जो सरकार का रुख है या भारत मोदी जी जो कर रहे हैं उसके साथ नहीं है, मतलब उसको मानते हैं कि ठीक नहीं किया। लेकिन ये प्रदर्शन ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको कहने में भारत में तो ये बहुत अच्छा है कि यदि आप अपनी गलती को मान लें तो सबसे और इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि भाई ऐसा करना नहीं चाहिए। और मुझे नहीं समझ आता करने के बाद जब कांग्रेस के प्रवक्ता इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई और इरिटेटिंग और कर्कश लग रहे हैं। जस्टिफाई करने से और गड़बड़ होती है। तो जस्टिफाई करने का मतलब भी यह कि आपको खुद को ही ठीक नहीं लगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मैं भी थोड़ा सा हिसाब बराबर कर लूं जी, कि कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने जो है फिर मीडिया को कोसा कि मीडिया बड़े मीडिया वालों को बड़ा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। उनको मीडिया से प्रॉब्लम थी कि मीडिया क्यों बोल रहा है कि गलत हुआ, गलत लगा तो गलत बोला। और उसके लिए फिर जो वो शब्द वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते कि चलो आप एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन मर्यादाएं अगर तोड़ने का ही सोच लिया है कांग्रेस पार्टी ने तो फिर दूसरी तरफ से भी टूटेंगी कभी, इस बात का ख्याल उनको रखना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाह रहा था सर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और वो जब वो कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन के लिए होना चाहिए, वैसे तो मैं प्रदर्शन के हमेशा ही समर्थन में हूं, तो फिर जो लोग बोल रहे हैं उनका भी तो समर्थन करना, उनको भी इतनी स्पेस दे दें। मीडिया के लोग मान लीजिए बोल रहे हैं तो वो भी तो वही स्पेस है ना, वही नाराजगी है, वही विरोध है। तो उस विरोध को उसको भी गाली दे रहे हो, उसको क्यों स्पेस नहीं दे रहे आप, उसको भी स्पेस दे। और कांग्रेस को क्यों स्ट्रेटेजिक गलतियां करती मुझे समझ नहीं आता है। आपको करना था, विरोध करना है, विरोध करने के लिए आप बोलिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ भारत है एआई पर, क्या नहीं है, इस सब पर। और फिर वहां से चलते भाई ये जो एआई पर आए, हम तो राजीव गांधी से बात शुरू करते कि राजीव गांधी थे जो कंप्यूटर से आए, वहां से आज हम एआई तक पहुंच गए, तो हमेशा ही आगे बढ़ने वाली बात हो सकती है। या बार्क से लेकर यहां तक आ जाते हैं। एक दूसरा हिसाब जो बराबर किया प्रधानमंत्री ने वो था जो पार्लियामेंट में कुर्सी घेर ली थी उनकी, जिस दिन वो लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए थे। अच्छा, राहुल गांधी कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है? ये तो भाजपा वाले पोस्टर लगाए तो बात करेंगे। भाजपा वाले को पोस्टर लगाना पूछना चाहिए कि आप
आप ऐसा क्या कारण है कि आप चीन के एजेंडे को भारत में हमेशा आगे प्रोत्साहित कर देते हैं? और जब राफेल की ऑपरेशन सिंदूर होता है तो आप चीन की लॉबी के साथ खड़े हो जाते हैं, जब एआई समिट होता है तब भी आप चीन वाली लॉबी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये और बात है कि एआई इम्पैक्ट समिट में जो है वो चीन इसको साइन करता है, इस डॉक्यूमेंट को साइन करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना कांग्रेस की सहमति के, शीर्ष नेतृत्व की सहमति के, जिसमें मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मैं सभी को शामिल करता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता था जी कि आप इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय समिट में जहां 100 के आसपास राष्ट्राध्यक्ष आए हों या बड़े रिप्रेजेंटेटिव आए हों, देश का प्रतिनिधित्व करने आए हों, वहां पर जाकर के आप नंगई करें, आप ऊपर से नंगे हो जाएं, तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी अंदर से नंगी हो गई है और कितनी खोखली हो गई है। आज तक मैंने ऐसा उदाहरण तो नहीं देखा है। प्रदर्शन होते हुए देखा है, प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, पहले भी प्रदर्शन किया है, अन्य पार्टियां भी करती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय, हम तो कहते हैं कि गांव के अंदर यदि बारात आई होती है, अपने दुश्मन के घर में भी बारात आई होती है जिससे आपका बनता नहीं है, आपसे शत्रुता है, फिर भी बारात के दिन आदमी ध्यान रखता है कि कोई ऐसी काम न कर दे जिससे हमारा गांव बदनाम न हो जाए, इसलिए आदमी ये करता है। कांग्रेस लेकिन में कोई कांग्रेस जमीनी सोच रखने वाला व्यक्ति नहीं बचा क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, गलती हो गई। मैं बस एक लाइन बोलना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा इस पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी भारत की जमीन, सभ्यता, संस्कृति, आचरण, संस्कार, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, और यही कारण है कि ये इतने उत्श्रृंखल होकर के संसद में भी बात करते हैं, संसद से जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं नरेंद्र मोदी तेरा सर पिटेगा फटेगा। ये जो बताता है, ये पूरा बताता है। नहीं, और नेता मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि पारिवारिक पार्टी जब होती है तो उसके आसपास जितने लोग होते हैं वो परिवार के प्रति, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया, ये कर दिया दोपहर में 1 बजे जाकर के ये काम एआई समिट में कांग्रेस के यूथ वर्कर्स ने कर दिया। अब एक खबर पहुंची, सारे मीडिया ने इसको दिखाया, सब जगह से धुलाई हुई। अब इसके बाद 5-6 घंटे लगे, 4-5 घंटे मिनिमम लगे कांग्रेस पार्टी को ये समझने में कि हमें इस पर रिएक्ट कैसे करना है। उस वक्त मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन लोग बैठे होंगे, क्या हुआ, क्या उसमें राहुल गांधी भी बैठे होंगे, लूप में किन लोगों को लिया हो गया कि इससे कैसे डील करना है। भाई बहुत खराब इंप्रेशन जा रहा है, इस पर हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? गलती माननी चाहिए, अपने आप को इससे अलग कर लेना चाहिए कि यूथ कांग्रेस ने बिना बताए कर दिया, या इसको ओन कर लेना चाहिए? फैसला ओन करने का हुआ, ये ओन करो, तो ये किन लोगों ने तय किया? सवाल, मतलब ये मेरी जिज्ञासा है। ये सारा राहुल गांधी तय करते हैं। भारत मंडपा में प्रदर्शन होगा, ये राहुल गांधी ने तय किया था। उसके बाद इसको औचित्य सिद्ध करने के लिए इसका समर्थन किया जाएगा, ये राहुल गांधी ने तय किया था। और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी क्या सुनते हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं की? शशि थरूर से इसमें चर्चा होती तो क्या शशि थरूर इसकी सहमति देते? बिल्कुल नहीं। आनंद शर्मा से क्या चर्चा होती तो आनंद शर्मा क्या इसकी सहमति देते? कौन लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ चीजें तय कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछो तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात की सहमति नहीं देते। राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते। राहुल गांधी के पास लेफ्टिस्ट, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि माओवादी मूर्ति के जो लेफ्टिस्ट कांग्रेस को चला रहे हैं, वही राहुल गांधी के 4 लोग सलाहकार है। वो जो कहते हैं राहुल गांधी करते हैं, और उसी के हिसाब से पूरी कांग्रेस चल रही है। आप कुछ बोल रहे थे इसमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज सब मासूम हो गए, इतनी मासूमियत दिखा रहे हैं। अरे आनंद शर्मा की चिट्ठी आप लोग भूल गए? जब ये जाति जाति चिल्ला रहे थे तो आनंद शर्मा ने कौन सी चिट्ठी लिखी थी? शशि थरूर को रोज ही आप देख रहे हैं, वो बेचारे, वो तो यूएन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहे, उनका इतना बड़ा रुतबा है, वो सब वो चल जा रहे हैं। तो रोज उनकी राहुल गांधी से मीटिंग होगी, रोज ही तो कांग्रेस उनको ऐसे देखती है। आप लोग मूल बात समझिए, कांग्रेस में इस वक्त जो लोग तय कर रहे हैं वो नेता नहीं है। आप इसलिए उनका नाम नहीं ले पाते हैं। नाम ले लीजिए ना। नहीं ले पाएंगे ना। मैं क्या कह रहा हूं? कोई नेता है तो अरे नहीं, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं। कोई नहीं, नेता है ही नहीं तो किनका ले? कोई पीए है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कहीं से आ गया। हाँ, नाम लेने के लिए आप ले सकते हैं, भाई जयराम रमेश है, पवन खेड़ा है, सुप्रिया श्रीनेत है, गुरदीप सप्पल, ये नाम आप ले सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, राहुल गांधी आए और अपनी उस तंज वाली मुस्कुराहट में आकर के बढ़िया हो गया, देखो सब जगह हेडलाइन है। अब ये जितने लोग इनके मन में भी आ रहा होगा तो कहेंगे अच्छा, अरे तो बॉस को ठीक लग गया, तो बॉस के साथ वो आग वाली इमोजी आ गई उनके मन में, उसको पहले चलाया और फिर 3 से 4 घंटे में उसको जस्टिफाई। आप उसको ध्यान से देखिए,
वो साफ साफ दिखता है कि पूरी कांग्रेस इस नीच हरकत से असहज थी, उससे डिसोसिएट करना चाहती थी, खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहती। चलें। लेकिन चूंकि लगा कि चलो ठीक है यही करते हैं, तो यही शुरू कर दिया। भाई अब यही बात है ना कि ये पार्टियों का काम क्या है, यही जानना कि किसको क्या, जनता को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अगर ये बेसिक चूक हो रही है तो फिर तो कुछ रीथिंक करना चाहिए राहुल जी आपको। आगे बढ़ते हैं। एक चुनौती दी है अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को, वो भी आपको दिखा देता हूं। असम में थे, चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी असम में जीत के लिए सारी ताकत लगा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया अपने मंच से और उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी, नक्सलवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा अगर देश से नक्सलवाद खत्म हो सकता है तो घुसपैठिए क्यों नहीं बाहर जा सकते। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं कि आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, इतनी घोषणा मात्र कर दो। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए। एक 5 साल के लिए फिर से कमल फूल की सरकार बनाइए, आसाम से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। और ये संभव हो सकता है अगर देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है, तो देश की भूमि भी घुसपैठियों से मुक्त हो सकती है। इसके लिए चाहिए कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये तीनों मौजूद है भाई, तीनों मौजूद है। अमित शाह जी ने कहा है कलेजा, जिगरा और संकल्प मोदी जी में तीनों है। और राहुल गांधी जी ने उन्होंने कहा कि आप लागू मत करना कि घुसपैठियों को हटाना है, आप जीत जाओ चुनाव, खाली बोल करके दिखा दो। हाँ बस, नहीं बस बोल दो, अपने घोषणा पत्र में लिख दो कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, इतना लिख दो बस, इतनी चुनौती है। ये बात तो फेयर है भाई, मैं मानता हूं इस बात को। हाँ, जैसे बीजेपी ने किया है क्या सर कि घुसपैठियों का घोषणा पत्र में भी कहते हैं, बात भी करते हैं, लगातार निकालते नहीं है। घोषणा पत्र नहीं, में भी चलिए और ठीक है, बाहर भी ये किया बीजेपी की बिल्कुल सही आलोचना है हाँ, कि अभी तक क्या क्या कितने निकाले, लेकिन ये कांग्रेस से कहना कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, बोलो तुम घुसपैठियों का क्या ठीक करना बात है। घुसपैठियों पर क्या राय है, स्टैंड ये अपना बताओ, क्लियर ये है, वो बताओ। करना चाहिए। और अमित शाह की इस बात पर भी मानना चाहिए कि भाई ये तो करते रहिए, घोषणा तो करते रहिए, घुसपैठियों को निकालना है, निकालें चाहे मत निकालें। नहीं, अब 10 साल में संकल्प पूरा नहीं हुआ तो कब होगा? नहीं, ये सवाल तो खड़ा होगा ना। एक चीज अच्छा मुझे बताइए, इस सवाल में क्या फर्क है? एक आदमी कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूं उनको कहना चाहिए कि घुसपैठियों पर क्या राय है आपकी कांग्रेस की, उसको स्पष्ट करना चाहिए। एक तरफ पार्टी है जो घुसपैठियों की बात करती है लेकिन निकालती नहीं है, तो दोनों का रिजल्ट क्या है? जीरो। हाँ ठीक है, बस लेकिन दूसरा तो बात भी नहीं कर रहा सर। लेकिन जीरो रिजल्ट में क्या हो रहा है? दोनों ही फेल हो रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं है, नहीं फर्क है ना। घुसपैठियों में, मैं तो कह रहा हूं दोनों को काम करना चाहिए। घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के स्टैंड में कोई फर्क नहीं है। नहीं फरक है, वो बोल नहीं रहे, मैं कह रहा हूं उनको बोलना चाहिए। बीजेपी सिर्फ बोल रही है, सिर्फ बोल रही है, इसमें कुछ नहीं कर रही। विजय जी आप अन्याय, विजय जी एक मिनट, सिर्फ बोलने में जब तक राम मंदिर नहीं बोला, वो भाजपा बोल रही थी, नहीं बोल रहे थे बार बार तारीख बताओगे तारीख बताओगे, 370 हटाओ, भाजपा बोल रही नहीं बोल रहे तारीख बताओगे तारीख बताओगे। मुझे ना लीजिए, विजय जी को लीजिए स्क्रीन पे। नहीं, और वो जितने भी ऐसे चीजें हैं जब तक हो नहीं जाएंगी तब तक ये सवाल खड़ा होगा। लेकिन अगर 12 साल बाद तो सवाल सत्ताधारी पार्टी, राष्ट्रीय वो कह रहे हैं कि कर रही है, विजय जी कह रहे हैं एक कह के भी कुछ नहीं कर रहा, रिजल्ट जीरो, दूसरा बोल ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है सर, कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। सौरभ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठ होने दिया और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को रहने देने के लिए आईएमडीटी एक्ट लाया। आईएमडीटी एक्ट को जब निरस्त कर दिया तो फिर उसमें बदलाव ला करके घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करता रहा। एक तो कांग्रेस पार्टी का यह है। दूसरी तरफ मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इनके खिलाफ काम करना चाहिए था वो चुन चुन करके नहीं हुआ। लेकिन आप इससे आप जरा अंदाजा लगाइए कि इस देश में एक रेड कॉरिडोर बना हुआ करता था और आज वो रेड कॉरिडोर खत्म हो गया है, तहस नहस हो गया है। कुछ बचे हुए हैं, गिने चुने बचे हुए हैं।
आप उनके जितने सेंट्रल ब्यूरो के जितने लोग हुए थे, आज उनमें से मात्र 4 लोग बचे Actually, हुए वो वही हैं, उदाहरण सारे दे रहे हैं। मारे गए हैं। अगर इसलिए नक्सलवाद खत्म हो सकता है तो घुसपैठी भी बाहर जा बिल्कुल सकती है। बिल्कुल हो सकता Although है। दोनों बहुत डिफरेंट समस्याएं हैं। नहीं नहीं, समस्याएं डिफरेंट है, लेकिन आप नक्सलवाद को आप कितने दिनों से पाल करके रखे हुए थे? अच्छा, कोई कहता था देश का सबसे चलिए सर, खतरनाक नहीं, नहीं, बहुत बड़ा काम हुआ ये तो, ये अभी प्रधानमंत्री कहते थे कि सबसे बड़ा 2026 की डेडलाइन तय की अमित शाह जी ने, डेट के साथ। ऐसा नहीं कि करेंगे कि 30 मार्च 2026 तक पूरे देश के अंदर नक्सलवाद खत्म होगा। और आज छत्तीसगढ़ के अंदर देख लीजिए पूरी जगह किस तरीके से सफाई हो गई है। मुझे लग रहा है कि 30 मार्च की जो डेडलाइन है उसके पहले ही हिंदुस्तान सर, से एक नक्सलवाद खत्म खबर हो जाएगा। बंगाल की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आप लोगों से और जानकारी उस पर चाहिए थी मुझे भी। बंगाल में ममता बनर्जी का एक दाव जो है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी के सांसद हैं अनंत महाराज, राज्यसभा के, उनको राज्य का पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान बंग विभूषण, उससे ममता बनर्जी ने उनको सम्मानित। चुनाव आने वाले, चुनाव से ठीक पहले ये काम जो है उन्होंने किया है। और ये राजवंशी समाज से आते हैं, राजवंशी समाज के बहुत बड़े नेता हैं। राजवंशी समाज बीजेपी का समर्थक वर्ग भी रहा है, तो उससे पहले उनके बड़े लीडर को, और बीजेपी का सांसद है सिटिंग, उन व्यक्ति का सम्मान करके ममता जी ने क्या राजनीति खेली है, ये थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। समीर जी, ये समुदाय बीजेपी की तरफ है आकर्षित? बिल्कुल। इस बार नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भी इसलिए भेजा था उनको कि भाई इस समुदाय को भारतीय जनता पार्टी को देना था। इनका इस समुदाय के अंदर बहुत अच्छा होल्ड है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा। और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले अगर ममता बनर्जी दे रही है तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी उसी फील्ड पर खेलना चाहती है जिस फील्ड पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में खेली थी। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है और ऐसा कहा जाता है। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि मैं जितने भी ऐसे स्पेस है जहां भारतीय जनता पार्टी एडवांटेज ले लेती है वहां पर मैं उसी पिच पर खेलूं। फिर वो रिपोर्ट है सर बंगाल की, जल्दी बता निर्माण दीजिए, हो। ब्रेक खत्म हो जाएगा। अभी फाइनल रिपोर्ट क्या कह रही है अभी तक की? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है बंगाल में। अरे बाप रे बाप, आप तो मतलब निश्चित रूप से बना रही है सर, आप नोट करके रख पॉज, लीजिए। बिना पॉज लिए आज भारतीय जनता पार्टी सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने जा रही है। आप भी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। थोड़ा सा ठीक ठीक लगा लीजिए, नहीं, थोड़ा सा ठीक ठीक लगा लीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। बहुत मेहनत कर रही है लेकिन अभी बहुत खराब विजय स्थिति। जी बीजेपी कोशिश कर रही है लेकिन कोई ये सरकार बनाने वाला अभी इशू नहीं है मेरे ख्याल से। आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। सवाल ही गलत। अभी तो ये सवाल कीजिए कि क्या ममता जी सरकार बचाएंगी कि नहीं बचाएंगी? पहले बात तो एक ही है सर। नहीं, एक बात नहीं है, मतलब उसमें थोड़ा सा मुश्किल में आ रही हैं। अच्छा, ममता जी ट्रबल में है? ट्रबल में है मतलब, लेकिन वो बहुत मजबूत है। ऑलराइट सर, बहुत छोटा सा। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मतलब इसका मतलब सहमत सच नहीं है है वो बताने लायक नहीं है। सरकार बन इसका मतलब वो सरकार बनाने की सहमत नहीं है। सहमत नहीं। चले सर, आज आप नोट कर लो बीजेपी की सरकार आज बनेगी मैंने बंगाल में। आपकी चारों की बातें नोट कर ली।